हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल हो गया, सीडीआर वीडीआर हो गया, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल आप लोगों ने देख लिया, सबके लिए देख लिया। अब ना बेसिकली मैं रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा फोकस करता हूँ और रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का डिफरेंट टेक्निक्स है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जिसमें से पहला आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो, फिर इक्विपोटेंशियल क्या होता है ना, फिर ये सब, फिर इनफाइनाइट नेटवर्क क्या है, इक्विपोटेंशियल, इनफाइनाइट नेटवर्क, ये सब के लिए कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है। फिर आप लोग वहाँ पे देखते हो सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देख लेते हो, उससे कैसे सॉल्व किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सबको ना अपना देखना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल सर्किट पढ़ लिया। मान लो आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट रहेगा सीरीज और पैरेलल का, है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, ऐसा सर्किट आप लोगों को दे दिया। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन के बारे में इन्होंने बात कर लिया, लेट्स से ऐसा सर्किट के बारे में। जब ऐसा सर्किट के बारे में बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है, ऐसा करके एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। मान लिया जाए कि ये जो सर्किट है, यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, ये ठीक, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, ठीक, और इसके साथ इस तरीके का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये आ रहा है बात समझ में, ये इस तरीके का रेजिस्टेंस। अब इसके साथ यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, ये, और बोल दे कि इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करना है, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो बोल दे कि चलो ये आपके पास 4 है, ये भी आपके पास 4 ओम है, ये आपके पास 8 ओम है, ठीक, ये भी 8 ओम है, और ये आपके पास 16 ओम है, या फिर मैं बोल देता हूं ये आपके पास 4 ओम है, ठीक, और यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी आपके पास 2, और ये आपके पास 4 हो गया, ठीक। तो टोटल कितना आएगा आर इक्विवेलेंट। तो अब देखो कैसे पहचानोगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस, अब देखो यहां से तुम्हारा एक करंट फ्लो करा, वही करंट वापस आएगा। तो एक्चुअली में हम लोग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं पता है? अब भैया सर्किट ऑलरेडी बना बुनाया है, उसमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो मान लो यहाँ पे कोई डिवाइस यूज करते हो, तो उस डिवाइस से आप वोल्टेज है उसके पास और करंट फ्लो कराते हो, तो भाई आई का जो रेशियो होगा एक्चुअली में वही रेजिस्टेंस है। लेकिन हमारे पास सर्किट है तो सर्किट में तो सॉल्व कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से कोई करंट आया, ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ, और वही करंट वापस आया, मिल गया और फिर से निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से करंट डिवीजन हो रहा है ना, तो करंट किस में डिवाइड होता है? पैरेलल सर्किट में ना। तो यहाँ से करंट मेरा डिवाइड हो रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, और वही आकर के फिर वापस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है। फिर 2 एम्पीयर यहाँ से करंट वापस आया 2 ओम पे, फिर यहाँ पे 2 पार्ट में करंट डिवाइड हुआ और ये दोनों करंट आपस में फिर मिल गया यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से करंट जितना जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल में है, ठीक। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन वो भी इसके साथ सीरीज, और यही करंट वापस आएगा तो ये भी उसके साथ सीरीज। इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन ये सब सीरीज में है। इसका कॉम्बिनेशन जो आएगा आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, देखिए यहां का आर इक्विवेलेंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट का आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, देखो कैसे सॉल्व करोगे। 8 और 8 पैरेलल में है तो 8 और 8 का 4 होता है। अब 4 और 4 पैरेलल में आ गया तो 4 और 4 का 2 होता है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ का 1, आर इक्विवेलेंट 1 2 आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो 4 और 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है। अब इसका डायरेक्ट में कैसे लिख देता हूँ, 4 और 4 का है तो 4/2 हो जाएगा, क्योंकि आप करोगे 4 × 4, 4 + 4 करोगे तो 4 चौक 16/8 है ना, तो 16/8 2 ही आएगा। इसका इससे अच्छा ये है कि r × r डिवाइडेड बाई r के स्क्वायर करोगे तो r और r कटेगा, है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने वो कर दिया, r × r डिवाइडेड बाई r + r करोगे तो ये तुम्हारे पास r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r होगा। तो r से r कट गया, इसका मतलब r/2 आ गया। r/2 आ गया मतलब r का वैल्यू कितना, 4/2, तो इसलिए 4/2 डायरेक्ट कर दिया जाता है, 4/2। 4 ओम का 2 रेजिस्टेंस है तो 4/2, 10 ओम का 3 रेजिस्टेंस रहता तो 10/3, तो ये आपके पास आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ का इक्विवेलेंट कितना आया है, 2 आया है, यहाँ का
अब ये इक्विवेलेंट जो आया है ये 2 हो गया। फिर इस रेजिस्टेंस को देखो, ये आपके पास कितना है, 2 है उसी के सीरीज में। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट भी 2 आया हुआ है ये। अब यहां से हम नीचे आते हैं तो यहां पे आपके पास कितना है, 4 है, ये आपके पास 4 है। तो 2 2 4 2 6 4 10 आ गया। इसका मतलब R इक्विवेलेंट आप देखोगे तो ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, क्योंकि इन सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब जब ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सबको ऐड करोगे, 2 + 2 + 2 + 4, तो आपके पास आएगा 10 ओम। तो यहां पे आपके पास आंसर आ गया 10 ओम। यहां पे आपके पास आंसर आ गया 10 ओम का। तो ये तुम्हारा 10 ओम का आंसर आ गया, करेक्ट। इतना क्लियर है? चलो भाई, इतना क्लियर है? क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इतना क्लियर? क्लियर हो गया? चलो, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत से सर्किट आप लोग को मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे बहुत से सर्किट मिलेगा जिससे आपको सॉल्व करना है, कुछ भी मिल सकता है ना, कुछ भी सर्किट सीरीज और पैरेलल आपको चेक करना है ना। तो चलिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस तरीके का, मुझे बताइए, ये इस तरीके का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ओके। और यहाँ पे वोल्टेज मैं दे देता हूँ आपको, कुछ वोल्टेज यहाँ पे दे देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपका 20 वोल्ट मैं दे देता हूँ। स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हैं हम पर। ये 2 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 12 है, ये ओम में है सब। ये यहाँ पे तुमको करंट का वैल्यू पूछा है, ठीक, वहां पे करंट का वैल्यू पूछा है, ठीक। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा आसान है यार, करंट का वैल्यू निकालना। हम लोग सबसे पहले ओम्स लॉ के थ्रू निकाले। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक। तो कितना आया इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 12 × 6 करोगे तो 12 × 6 = 72, और 12 + 6 = 18, तो 72 18 4 आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 आ गया, ठीक। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? अब तो भैया इसका तुम्हारे पास 12 ओम आया हुआ, 4 ओम आया हुआ है, और 4 में आपने 2 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, दोनों सीरीज में है ना, तो 4 में 2 ऐड कर दिया तो आपके पास 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का आपके पास आ गया 8 ओम। टोटल वोल्टेज पता है 20, और यहाँ पे तुम करंट को निकालना चाहोगे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, एक ही चीज है, ये दोनों सेम करंट है, ये करंट को, तो करंट को निकालना चाहोगे तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल वोल्टेज कितना है, 20 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, 8 है, तो 10/4 2.5 एम्पियर आ गया, ठीक है। यहाँ का 10/4 मतलब आपके पास 5/2 है ना, ये इतना एम्पियर आ गया। अब यही 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो आप लोग को पता है, शॉर्टकट ट्रिक पढ़े हो, है ना। 12 को आप यहाँ पे लिख लो, 6 को यहाँ पे लिख लो, ऐसे ही तो करते थे ना। या फिर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो जस्ट करंट डिवीजन रूल लगा लो, या फिर इसमें करंट कितना डिवाइड होगा आपने लिखे हो, आप जानते हो, ठीक। तो 10/4 को इसमें और इसमें डिवाइड करवा दो। अब कैसे डिवाइड होता है वो तो पढ़े ही हो, कैसे करते थे हम लोग, है ना, करंट डिवीजन रूल कैसे निकालते थे, इन दोनों के बीच में निकल जाएगा करंट आपका। तो करंट डिवीजन रूल लगाना है, करंट डिवीजन रूल लगा लो, या तो फिर आपको डिवीजन वाला पता ही है कि यहाँ का टोटल करंट पता रहता है, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, पता ही है वो तो, है ना। तो यहाँ पे 12 को लिख लेते हैं, यहाँ से 12 6 18, और उससे फिर निकाल लो, अब तो आ जाएगा आंसर। तो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ऐसे सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका लेवल नंबर 1 का क्वेश्चन है, जो सिंपली जेई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन में फिर भी आपको समझ में आएगा एक ट्रिक। अब मुझे बताना कि अभी जो मैं सर्किट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, क्या ये सर्किट जो है वो पैरेलल में है। लेट अस कंसीडर कि एक कोई रेजिस्टेंस हो गया आपके पास, 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक। और इसके साथ जस्ट मैं लगा देता हूँ 2 और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। अब क्या आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस आपने जो शो किया है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस आपने जो शो किया है ये, चलो अब मुझे बताओ, ये आपके पास 2 ओम का हो गया, ये 4 ओम का हो गया, और यहाँ पे मैं कोई 2 वोल्ट का बैटरी ले लेता हूँ। अब मुझे आप बताइए कि क्या यहाँ पे ये जो सर्किट है, यदि मैं बोलूं क्या ये सर्किट जो है इसमें 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, चेक करके बताइए। चलिए यहाँ पे
ये मेरा हो गया 10 वोल्ट का बैटरी। तो अब आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे ये जो सर्किट है, यहाँ पे मैं बात करूं, लेट अस कंसीडर ये मेरा कोई टोटल करंट है, ठीक। अब मैं बात करूं यहाँ पे दिस एंड दिस, तो क्या यहाँ पे टोटल करंट जितना जाएगा उतना वापस आएगा ना। अब देखो यहां से करंट मेरे पास आई है, लेट अस यहाँ के करंट को I1 कंसीडर करता हूं, यहाँ के करंट को मैं I2 कंसीडर करता हूं, ओके। तो यहां पे मैं बात करूं टोटल करंट मेरे पास आई है, ये I1 है, ये I2 है, तो क्या ये 2 ओम और 4 ओम आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। चलो चेक करते हैं इसको, यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन को I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चेक करते हैं पैरेलल में है कि नहीं। क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टोटल करंट निकाल के करंट डिवीजन रूल लगा सकते नहीं, यहां पे नहीं कर सकते ऐसा, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स आपका कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स आपका कनेक्टेड है। हाँ, यदि आपको सोर्स कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ा है तो ये बहुत इजी हो जाएगा, जैसे कि 2 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी है और 4 ओम उसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो यदि I2 को फाइंड आउट करने के लिए बोला है तब तो दिक्कत हो जाएगा, आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन I2 को फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलता, लेट से इसमें I1 को फाइंड आउट करने के लिए बोलता, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 ऐसा बोलता तो कर सकते थे, बट I2 को ही फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है यहां पे इस I1 I2 की वैल्यू को निकालने के लिए, या तो आप यहां पे नोड लगा लो, अभी आप नोडल पढ़ोगे, एक्चुअली नोडल अभी आपने पढ़ा नहीं है, जस्ट इसके बाद नोडल एनालिसिस और बेस एनालिसिस सब पढ़ने वाले हो। लेट अस कंसीडर यहां पे आप नोड लगाते हो तो ये करंट इनकमिंग है ना, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे नोड लगाते हो तो यहां को आप ना जस्ट रेफरेंस लेना पड़ेगा, दिस इज ग्राउंड नोड यहां को, ठीक। तो कई लोग इसमें नोड लगाएंगे तो I1 I2 को बता सकते हैं। अब देखते हैं ना कि मेरे पास टोटल करंट कितना आ रहा है, I1 I2 कितना आ रहा है, उस हिसाब से हम जज करेंगे इस क्वेश्चन को कि ये दोनों एक्चुअली में पैरेलल में है कि नहीं, और पैरेलल में क्यों नहीं होगा। यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर है तो पैरेलल में क्यों नहीं होगा। तो यहाँ के वोल्टेज को मैं V मान लेता हूँ, यहाँ का वोल्टेज ग्राउंड है तो ग्राउंड को जस्ट वोल्टेज हम लोग ग्राउंड का पोटेंशियल 0 कंसीडर करते हैं, तो ये जो मैंने नोड कंसीडर किया यहाँ का तो वोल्टेज 0 हो गया। चलो, तो यहां से मैं लगाऊं, नोड लगाना चाहूं तो मैं देखूंगा कि यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज मेरे पास कितना है, V। चलो अभी आप नोड पढ़ोगे लेकिन अप्लाई कर रहा हूं ना, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गया, प्लस इसमें देखो V डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये वाला इस ब्रांच के लिए, और इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा V एंड दिस इज योर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, V माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, ओके। चलो ये नीचे को सेम बना लो, 12 बना लो। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, 4 का, तो ये 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं भी क्या कर देता हूं, 12 बनाने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे वाला मेरा 6 बन गया। इसको भी मेरे को 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो 4 इंटू 3 6, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, सब 12 आ गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो गया। इसलिए ऐसा न्यूमरेटर को सेम बना दिया जाता है ताकि वो कैलकुलेशन में इजी हो जाए, ठीक है। तो छोटे छोटे की पॉइंट्स आप सभी लोगों को नोट करते रहना कि मेरा जो यहाँ पे अप्रोच क्या है, टेक्निक क्या है बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उन सारे चीजों को आपको सीखना है अभी, ठीक है, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। और जो अच्छे से पढ़े हैं, जिनको ट्रिक एंड टिप्स आता है, उन लोग बहुत से क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे और आप उसी क्वेश्चन में फंसे रहोगे। तो इसलिए छोटे छोटे चीजों को आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ तो ये मेरे पास हो गया 4V माइनस का 10 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस ये मेरे पास 6V हो गया, प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3V माइनस का 3 इंटू 2 आपका हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। V का वैल्यू फाइंड आउट किया तो 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13, तो दिस इज माई 13V, ओके। 40 प्लस 6 आपका 46 हो जाएगा, तो दिस इज योर 46, तो V इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 13 आपका ओल्ड यहाँ का आंसर आ गया। अब देखो आप कहीं का भी आप करंट को फाइंड आउट करना चाहते हो, यहाँ का मान लो तुमको वोल्टेज पता चल गया, योर वोल्टेज विल बी 46 डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट अक्रॉस दिस नोड, ओके। तो अब आप किसी भी ब्रांच के करंट को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप आसानी से करंट की वैल्यू को बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये I की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली 10, ये आपके पास कितना आएगा, 10 इज ग्रेटर देन 46 बाई 13, तो ऑब्वियसली जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन हमने बिल्कुल सही शो किया है। तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट आप फाइंड आउट करना चाहते हो
तो हमने जो डायरेक्शन मेंशन किया है कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, तो उसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो यहां का करंट आई को निकालना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास 10 हो गया, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा यहाँ का 46/13। तो जस्ट उसको आप डेसिमल में कर लेना, अभी जस्ट मैंने लिया हुआ है 46/13 आपका आ गया, डिवाइडेड बाई यू विल गेट योर आंसर, डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा 10 - 46 डिवाइडेड बाई 13, पूरे का डिवीजन 3 से कर दो, आपको वहां पे करंट का वैल्यू आएगा। तो इसको एक बार कैलकुलेट करके आंसर लिखो यहाँ पे। सेकेंड, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, दैट मींस I1, तो I1 की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेकेंड, I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आपको इस नोड का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो क्या हो जाएगा दिस वोल्टेज माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ का वोल्टेज आपके पास कितना है 46/13 डिवाइडेड बाई 2 ओम, ये तो 13 × 2 आपका 26, 46/26 ये आपका आंसर हो जाएगा। 46 डिवाइडेड बाई 26 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। यदि आप इस ब्रांच के करंट को फाइंड आउट करना चाहते हो, ये 3 I2 को फाइंड आउट करना चाहते हो, दिस इज योर I2 एंड I2 का करंट क्या हो जाएगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, क्योंकि दिस वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द दिस वोल्टेज ना, ये 46/13 2 वोल्ट से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फ्लो होगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है यहाँ पे वो क्या होने वाला है 46 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 2, इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दिस, तो ये आपका I2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से पता चल गया ना कि ये दोनों करंट यहां से I करंट गया, इसमें डिवाइड हुआ, इसमें डिवाइड हुआ, और ये दोनों करंट जा करके आपस में फिर यहां पे मिल गए। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि जब इसमें करंट और इसमें करंट डिवाइड हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि यस ये दोनों पैरेलल में है। तो डायरेक्ट बिना करंट को कैलकुलेशन करके आपको पूछता कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस है, बस इसके साथ एक सीरीज में 2 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, और मैं पूछता कि बताओ भाई ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो यस ऑब्वियस सी बात है, करंट इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है और वही करंट आकर के फिर मिल जा रहा है इस पर्टिकुलर नोड पे, तो यस दोनों करंट दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये पैरेलल में है कि नहीं है, करंट डिवीजन हो रहा है और फिर से वही करंट आपस में मिल रहा है, सेम करंट आपको मिल रहा है, दैट्स व्हाई द रीजन क्यों पैरेलल में है। तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो सीरीज एंड पैरेलल का मैं बहुत से क्वेश्चन अभी लूंगा, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सीरीज सर्किट क्या होता है, उसमें कैसे आप वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते हो फॉर इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रजिस्टर, इन डिफरेंट एलिमेंट के लिए वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, फिर मैंने पैरेलल सर्किट के बारे में बात किया, तो पैरेलल सर्किट में आप लोगों ने फिर से वहां पे करंट डिवीजन रूल क्या होता है वो डिफाइन किया, आपको करंट डिवीजन रूल मिला, आपने कौन से ब्रांच में कितना करंट का डिवीजन होगा और उसको शॉर्टकट तरीके से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो सब के बारे में देखा, राइट। तो करंट कितना कौन से ब्रांच में डिवाइड होगा, करंट डिवीजन रूल, तो हम लोग जो पहले यूज करते थे ना करंट डिवीजन रूल, जिसको हम लोग अप्लाई करने में ही 2 मिनट लग जाता था, उसको यूज नहीं करेंगे। अब हम लोगों के पास 2 सेकंड वाला यहाँ पे ट्रिक है, जिसके थ्रू रेशियो मेथड के थ्रू हम लोग चीजों को 2 से 3 सेकंड में पा सकते हैं। तो वो आपने कंफर्टेबल जोन में आपने उसको बना लिया, तो टाइम का सेविंग हो गया काफी ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं एक नया मेथड के बारे में, जो कि तुम्हारा मेथड नंबर 2 है, इक्विपोटेंशियल मेथड, मेथड नंबर 2 है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल मेथड, तो यहां पे लिखो अब मेथड 2, मेथड 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगला मेथड मेरे पास क्या है यहां पे, इक्विपोटेंशियल मेथड। इक्वी, कहीं न कहीं ये सारे मेथड ना आपके स्पीड को बूस्ट अप करेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सेकंड मेथड मेरे पास है, दैट इज योर इक्विपोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड। चलो, इस मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को देखिए। यदि मैं बोलूं इक्विपोटेंशियल मेथड की यहां पे बात करूं, तो इस मेथड को यूज करके मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, किसी भी सर्किट को कैसे सॉल्व करूंगा। लेट अस कंसीडर यार, एग्जांपल के थ्रू समझो। सपोज ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, यहां पे आपके पास कोई इस तरीके से ना सर्किट दिया हुआ है, और इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, समझना, ठीक है, ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको आपको समझना है एक बार। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया और ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये 3 रेजिस्टेंस है। चलो, तीनों का वैल्यू मैं R R R ले लेता हूँ,
अभी सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल भी ले सकते थे बट मैंने आर ले लिया। अब मैं बोला कि यहाँ का रेजिस्टेंस ये मान लो कनेक्टेड है मेरा, सॉर्टेड है इससे, और ये मेरा सॉर्टेड है इससे। इक्विपोटेंशियल मेथड क्या बोलता है कि लेट्स आपको इसमें बोला जा रहा है कि भाई ये टर्मिनल आपका ए है और ये तुम्हारे पास टर्मिनल बी है। मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसी में 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं, तो यहां पे जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूं। ये हो गया। चलो सिंपली मैं यहां पे भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये हो गया। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो इक्विपोटेंशियल मेथड हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, अब ध्यान से सुनना। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है कि मान लो यहां का पोटेंशियल आपका कुछ भी है, मान लो ए है, तो जब मैं इसको एक सॉलिड वायर से शॉर्ट कर दिया ना, तो यहां का पोटेंशियल यदि ए है तो यहां का भी पोटेंशियल इक्वल होगा, ए ही होगा। सिमिलरली जब मैंने इसको बी मान लिया यहां के टर्मिनल को, दैट इज योर बी, और इसको मैंने एक सॉलिड वायर से शॉर्ट कर दिया, तो ये इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां का भी होगा, दैट इज योर बी। तो ये तो इक्विपोटेंशियल हुआ, ए और ए का पोटेंशियल इक्वल है, दैट मींस इक्विपोटेंशियल। बी और बी का पोटेंशियल इक्वल है, दैट मींस इक्विपोटेंशियल। तो टोटल मेरे पास कितने पॉइंट है, ऐसे मेरे पास कितने नोड है, ऐसे मेरे पास कितने नोड है, तो देयर आर ओनली 2 नोड ना, ए एंड बी ओनली, ए एंड बी। तो यहां से मैं 2 नोड लूंगा, एक ए लूंगा एक बी लूंगा। ये मैंने ए यहां पे ड्रॉ कर दिया और ये मैंने बी ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उसको ध्यान से देखो आप लोग। ऑल्दो हम लोग इसको जब पढ़ते थे 12th के टाइम में तो JEE वगैरह में ये ट्रिक को पढ़ते थे, लेकिन आपको अभी भी यूज करना है। बहुत लोग JEE वगैरह नहीं किए रहते हैं, डिप्लोमा वगैरह वाले बच्चे बहुत लोग, तो उनको दिक्कत हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने बढ़िया JEE वगैरह का उस समय प्रिपरेशन किया है, नीट वगैरह का प्रिपरेशन किया है, तो उन लोग को आइडिया होता है ये सब चीजें, है ना। उन लोग पढ़े रहते हैं फिजिक्स में मस्त तरीके से। तो नहीं पढ़े हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे A to Z सिखाऊंगा, मैं सब चीज सिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, तो A और B मैंने 2 इक्विपोटेंशियल लिया, ठीक। अब चलो कितने रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी कनेक्टेड है, उसको बताओ, मुझे देख के बताओ डायग्राम। तो दिस इज ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उसको काटो और इसमें डायग्राम में ड्रॉ करो। तो ए और बी के बीच में ये आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मैंने लिख दिया, उसको क्रॉस कर देना, भूल मत जाना, डबल ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो फिर देखो ए और बी के बीच में फिर एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो एक और रेजिस्टेंस मैं एक और ले लिया, ये मेरा आर हो गया, इसको भी क्रॉस कर दिया। ए और बी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहां पे मैं फिर से ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस ले लिया, दैट इज योर आर। तो अब आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आपका काम बहुत आसान हो गया। अभी ये सीरीज में है कि पैरेलल में, पता नहीं चल रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यदि मैं बोलता कि ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, चलो देख के बताओ, बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला था। लेकिन जब इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट मैंने लगाया तो आपको समझ में आ गया कि भैया यहां पे मैं आई करंट फ्लो कर रहा हूं, तो यहां से मुझे आई करंट ही मिल रहा है, और यहां से करंट डिवाइड हुआ, और वही करंट जा करके आपस में फिर से ऐड होकर के मुझे वही करंट मिला। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में था, लेकिन इस डायग्राम से पता नहीं चला था। लेकिन मैंने जब इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट लगाया तो मुझे एकदम आइडिया हो गया कि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। तो चलिए यहां से अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या, जब सेम वैल्यू का 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मेरे पास आर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ए बी का वैल्यू आर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, बस। तो ये एडवांटेज है इक्विपोटेंशियल का कि ये सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत इजी कर देता है, बहुत इजी कर देता है। ये एडवांटेज होता है इस मेथड का। आया बात समझ में सभी को? हाँ, तो नोट करो इसको फटाफट आप लोग। तो आंसर हमारा क्या हो गया, r/3। क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े अब, है ना, मजा आ रहा है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत से मेथड है यार, अभी आप लोग को बहुत से मेथड देखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए इसी में मैं फ्रेम करता हूं ना। अब बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसी में थोड़ा चेंज करूं, चलो यहाँ पे चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, एंड आई एम टेकिंग 1 मोर रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल। यहाँ पे ये मेरे पास R हो गया। अब मैंने R ले लिया वहां पे। अब बताइए,
अब बताइए, हाँ ये मेरे पास ए टर्मिनल है तो ये भी टर्मिनल ए होगा क्या? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, यदि दिस इज माई ए टर्मिनल तो ये भी मेरा ए टर्मिनल होगा, करेक्ट। एंड दिस इज माई बी टर्मिनल, ये मेरा बी टर्मिनल है, तो क्या ये टर्मिनल मेरा बी होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बिटवीन एक रेजिस्टेंस आ गया। तो कैसे बी का जो भी वोल्टेज है वो ए यहां के वोल्टेज के बराबर कैसे होगा? कि यहां पे ड्रॉप नहीं होगा क्या? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी तो ड्रॉप होगा। तो यहां पे आपको सीखना है। अब मत कर देना जल्दबाजी में, ये बी है तो यहां पे भी बी मत लिख देना बेटा, गलती हो जाएगा। तो यहां पे टर्मिनल आपका बी है तो यहां पे टर्मिनल में बी नहीं होगा अब, क्योंकि ड्रॉप आ गया ना, तो यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के इक्वल नहीं होगा। तो अब आपको एक और नोड लेना पड़ेगा, दैट इज योर सी। एक और नोड लेना पड़ेगा, वो आपका है सी। अब मैं बात करूं ए बी सी, तो 3 टर्मिनल आपके पास आ गया। ए और बी के बीच में निकालना है तो ए और बी को ऐसे लास्ट में लिख लो। चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी को आप इधर लिख लो। सी को आप कहीं भी लिखना चाहते हो, चलो यहां बना देता हूं मैं, ये सी हो गया मेरा। ओके, अब ध्यान से देखना, ए और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दिए। कितना वैल्यू? आर का। सो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया आर, ठीक। ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में वन मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो मैं लिख देता हूं ए और सी के बीच में वन मोर रेजिस्टेंस, तो ये भी तुम्हारा आर हो जाएगा। ओके, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में वन मोर रेजिस्टेंस है, दैट इज योर आर, दैट इज योर आल्सो आर, ये भी हो गया। हाँ, और बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी आर है, तो बी और सी के बीच में यहां पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सो दैट इज योर आल्सो आर। अब बताइए, अब मुझे कैलकुलेट करना है कहां का रेजिस्टेंस? टर्मिनल ए का, हाँ ए सी का भी बोल सकता था वो निकालने के लिए, और टर्मिनल बी का। तो हमने ए और बी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ओके बच्चा, तो चलिए यहां पे बताओ करंट कितना है। चलो यहां पे देखो, ये देखो करंट मैंने यहां से फ्लो कराया, ये करंट हो गया। अब ये करंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां पे और यहां पे, और 3 पार्ट में। चलो ये, अब ये तो गया बेचारा यहां पे, अब ये करंट दोनों इसमें आया और इसमें आया, फिर मिल गया। इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल में हुआ, क्योंकि भैया जो करंट यहाँ पे आपका गया, ये दोनों वो दोनों आपस में फिर मिल गया, तो ये दोनों पैरेलल में हुआ, ठीक। और इसके साथ ये करंट और ये करंट फिर से आपका डिवाइड हो रहा है, फिर ये दोनों पैरेलल। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि भैया आर और आर तो पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल क्या होगा? R/2 होगा। अब ये यहाँ का R/2 आया और ये R, वो दोनों सीरीज में है, तो R + R/2। ओके, R + R/2, तो 2R और R 3R, तो 3R/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R/2। तो यहां पे आप ऐसे बनाना चाहते हो तो बना लो, यहां का रेजिस्टेंस आपके पास आ गया 3R/2। देखो बच्चों टाइप का सिखा रहा हूं ना अभी, है ना, तो जिन लोग भाई जिनको आता है बहुत बेसिक, है ना, उन लोग आराम से देखो या स्किप कर दो वीडियो, और जिन लोग को नहीं आता, हर एक पॉइंट को समझना है, हर छोटे से छोटे पॉइंट को समझना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है अपना कॉन्सेप्ट, तो देखो और नोट्स में बनाओ, और जितना पॉइंट बोल रहा हूं सबको मेंशन करो, तभी आपको चीजें समझ में आएगा, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट को सीखना है आपको, ओवर स्मार्ट मत बनना, नहीं तो छूट जाएगा बीच का चीजें, ठीक है। तो इसको नोट करते जाओ आप सभी लोग एकदम फटाफट। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 3R/2 और R। अब दोनों किस में आ गया भाई? पैरेलल। क्यों? क्योंकि यहां से जो भी करंट आपका जा रहा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये आपका इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। आप दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लो, दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 3R/2 इंटू ये R डिवाइडेड बाई 3R/2 प्लस का 2 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, 2 इंटू 2 आपका कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा? इसको अपन सॉल्व करेंगे, 3R/2 प्लस ये R हो जाएगा ना, तो 3 और 2R, 3R प्लस 2R 5R, ये मेरे पास 5R/2, 2 कर जाएगा, R से R मेरा कटा, तो 3/5R मेरा आंसर हो जाएगा। 3/5R इज माई करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? तो बहुत सिंपल है, देखो यहां से आपने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। तो अभी एकदम नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके सीरीज में है, किसके पैरेलल है, लेकिन इसको जब मैंने इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट से
ड्रॉ किया सर्किट, तो आप बता सकते हो कि भैया ये रेजिस्टेंस तो पैरेलल है, इसके साथ सीरीज में है, फिर पैरेलल में है। इस तरीके से बातें कर सकते हो, सर्किट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस के बारे में जरा देखिए। फिर मैं केस नंबर 3 लेता हूं, ये इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये अगला केस है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए। लेट अस कंसीडर आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस, यहां पे वन मोर रेजिस्टेंस ले लिया जाए, यहां पे भी एक, अरे क्वेश्चन एक ही है, उसी से डिफरेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करना है आपको। भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, 10 क्वेश्चन लेने की नीड नहीं रहता। एक क्वेश्चन का पहले 100% एनालिसिस तो करो। सिंपली आपके पास 100 MCQ है तो आप उसको 500-600 खुद बना सकते हो। कैसे? चारों ऑप्शंस को पढ़ के। ठीक है, तो आपको उसी अप्रोच पे काम करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, आप कितना उसके बारे में बातें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप KCL का कोई क्वेश्चन लेते हो तो आप किसी एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा KCL के कॉन्सेप्ट को आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ओम्स लॉ का कोई क्वेश्चन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप थेवेनिन थ्योरम का कोई क्वेश्चन लेते हो, तो एक क्वेश्चन लो और सारे कॉन्सेप्ट को वहीं रिवाइज कर डालो। दिस इज द टेक्निक जिसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसके बारे में आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन लेने की नीड नहीं होता। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना, ये होना चाहिए क्वालिटी आपके अंदर में। ठीक है, वैसे हम लोग क्वेश्चन तो कराते ही हैं, इतने सारे वर्कबुक देते हैं, सारे में एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रखा गया है। जितना आपका एग्जाम्स होता है उसके सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है वर्कबुक में, तो वर्कबुक तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, है ना, वहां पे ये सब चीज तो हम लोग करते ही है। ठीक है, उसके अलावा अभी जो टेक्निक बताया उसको आप लोग को करना चाहिए। चलो, तो यहां पे मैंने बात किया आप लोगों से, ये मेरे पास क्या है, ये रजिस्टेंस एक और मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे भी एक और रजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ठीक, चलो इसकी भी वैल्यू R है, इसकी भी वैल्यू क्या है, R है, और इसकी भी वैल्यू R है, सबका वैल्यू R आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या इसमें ये A है तो A भी A होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो इसको क्या मान ले, A B आपने ऑलरेडी मेंशन कर लिया, तो इसको C मान लो। इफ इट इज B, ये टर्मिनल आपका B है, तो क्या ये भी B होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, R इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल दिस एंड दिस। तो इफ इट इज C, तो ये इसको मान लो, अब D मान लो। तो अब आपको कितना पॉइंट मिल गया? 4 पॉइंट मिल गया। तो अब मुझे कितना नोड लेना पड़ेगा? 4 नोड लेना पड़ेगा टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट। तो चलिए यहां पे मैं 4 नोड ले लेता हूं। ये मेरे पास नोड नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आप लोग बोलोगे सर आपने इसी स्टाइल में क्यों लिया? क्योंकि भाई मुझे पता है कि 4 नोड मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनता है ना, और ये एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज के ही डायग्राम है। चलो देखते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास A हो गया, ये B हो गया, इसको मैं C ले लेता हूं और इसको मैं D ले लेता हूं। तो अब आपको बनाना है कि कौन से रेजिस्टेंस किसके बिटवीन कनेक्टेड है, बस लगाना है। अब चलो ध्यान से देखो, ये पहला रेजिस्टेंस A और D के बीच में कनेक्टेड है, तो A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो जिसकी वैल्यू कितना है, जिसकी वैल्यू R है, हो गया। D और C के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस मेरा कनेक्टेड है, तो वेयर इज D? हियर। C कहां पे है? ये। तो D और C के बीच में एक और रेजिस्टेंस लग गया, ये भी R है, चलो वो भी हो गया। C और B के बीच में, या फिर B और C के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहां पे ये आपका R हो गया, ठीक, वो भी हो गया। उसके बाद B और D के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस, ये भी आपका R हो गया, ये भी हो गया। और ये रेजिस्टेंस A और C के बीच में कनेक्टेड, तो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस इज और A एंड दिस इज और C, यहाँ पे भी आपका R कनेक्टेड है, तो R हो गया। ओके, अब बोला जा रहा है कि कोई भी दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस को निकालना है, तो निकालो। अभी मैं A B ले लेता हूं, कभी A C दे सकता था, कभी B D दे सकता था, कभी A D दे सकता था, वो तो एग्जामिनर के हाथ में है कि कौन से दो टर्मिनल के क्रॉस आपको निकलवाना चाह रहा है रेजिस्टेंस को। फॉर एग्जांपल मैं इसमें A और B के बीच, बिटवीन A और B आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला। सब निकाल लेंगे, अभी देखते रहो आप, ठीक है, सब निकाल लेंगे हम लोग। मैं बोला आपको RAB निकालो। फर्स्ट मैंने बोला कैलकुलेट RAB, मतलब टर्मिनल A और B के बिटवीन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है, करेक्ट। तो कहां है ये? A मेरा यहां पे है, B कहां पे है? यहां पे है। चलो ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अभी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गए, तो अभी आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ोगे, कोई बात नहीं है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे। अब क्या है, देखो यहां का प्रोडक्ट यहां के प्रोडक्ट के क्या आ गया? R² आ गया।
दिस एंड दिस, ये भी आर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जब दो अपोजिट आर्म्स के प्रोडक्ट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अदर दो अपोजिट आर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इसका मतलब मेरा ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। When the bridge is balanced, so the current between this branch will be what? 0 होगा। आप इसमें कर भी सकते थे चीजों को, तो इस ब्रांच का करंट क्या होगा? 0। और when the current across this branch will be the 0, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रिज को बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। यदि ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं रहता तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज करना पड़ता आपको। इफ इट इज अ बैलेंस तो इसमें सी से डी का ब्रांच का जो करंट है 0। वाई? क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल इक्वल होगा, इसलिए। अब दो इक्वी पोटेंशियल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें करंट क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो इसलिए यहां का करंट 0 मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब उसको हटा दो। इसका मतलब ये आपका टर्मिनल हो गया, ये आपके पास टर्मिनल हो गया, ये तुम्हारे पास ए टर्मिनल और ये तुम्हारे पास बी टर्मिनल। अब देखो यहां से आपने करंट को फ्लो कराया तो दिस इज योर आई करंट एंड दिस इज योर आल्सो आई करंट। अब यहां से दो पार्ट में डिवाइड हुआ करंट। लेट अस, दिस इज I1, दिस इज I2। यही I1 गया यहां और यही I2 गया यहां। इसका मतलब क्या हुआ कि R और R पे दोनों पे सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज। तो यहाँ पे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R प्लस R आपका बन गया 2R। सिमिलरली इस ब्रांच का करंट भी R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अब 2R एंड 2R बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो 2R डिवाइडेड बाई 2R तो कितना आ जाएगा? 2R डिवाइडेड बाई कितना? 2। दो 2R का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2R को 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर RAB इज इक्वल टू 2/2 कट गया R। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन ये निकाला कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज की आप बात कर रहे हो, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस है या सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है सारे आर्म्स पे, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस भी R है या कुछ भी रहे, तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उसी के बराबर आता है। जैसे कि ये आपका 5 5 5 5 5 तो R इक्विवेलेंट 5 ही आता। ये 4 4 4 4 4 R इक्विवेलेंट 4 ही आता। जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो तब की बात कर रहा हूं मैं। जैसे 10 10 10 10 10 रहता तो 10 ही आता R इक्विवेलेंट। तो ये शॉर्टकट एक और मिल गया। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भैया आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है व्हीटस्टोन ब्रिज का उसका सारा वैल्यू सेम है, ऐसा भी बोल दिया हो, तो बताओ नेट इक्विवेलेंट क्या होगा बिटवीन टर्मिनल दिस एंड दिस। तो नेट इक्विवेलेंट आपको ए और बी के बीच में पूछा तो आप बता देना भाई ए और बी के बीच का नेट इक्विवेलेंट आपका आएगा उतना, सेम वैल्यू होगा। हाँ, कोई दूसरा टर्मिनल बोलता तो डिफरेंट हो सकता था। तो अभी तो आ गया इसका आंसर। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो मैं बोल देता कि तुम ए और सी के बीच का, अब बोल देगा कि टर्मिनल को आपने चेंज कर दिया ए और सी, तो ए और सी आपने चेंज कर दिया तो ये करंट गया मान लो ए पे गया और सी से निकल रहा है, ऐसा आप मेंशन करो। अभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अब बैलेंस नहीं होगा, आपने यहाँ को सप्लाई दे रहा है, पहले आप यहाँ को सप्लाई दे रहे थे, दो अपोजिट आर्म में रेजिस्टेंस था और अदर दो अपोजिट आर्म्स को सप्लाई दे रहा था तो बैलेंस था, अब बैलेंस नहीं होगा। ठीक, हाँ यहां पे तो अब क्या होगा? अब देखो यहां से आपने सप्लाई दिया तो देखो इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। तो R और R कितना हो गया? 2R हो गया। अब देखो ये 2R और R पैरेलल में आएगा क्योंकि इसमें और इसमें करंट आपका जा रहा है, ये दोनों मिल रहा है फिर वापस जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में आ गए, तो R और 2R पैरेलल में आ गए तो 2R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R। तो ये मेरे पास 2R इंटू R आपका हो जाएगा 2R का स्क्वायर, 2R प्लस R आपका हो जाएगा 3R, तो 2/3R हो गया। 2/3R इन दोनों का पैरेलल आपने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब आपका सर्किट कैसा बन गया? अब आपका सर्किट ये तुम्हारे पास R हो गया, ये टर्मिनल आपका हो गया ऐसा, वैसे ही बना देता हूं मैं। और ये तुम्हारे पास एक और R है जिसकी वैल्यू कितना है? चलो R, और इन दोनों ब्रांच को आपने सॉल्व किया तो इन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस आपके पास आया है 2/3R। तो दिस इज योर 2/3R। अब बताओ भाई, इन दोनों टर्मिनल के एक क्रॉस आपको निकालना है, तो ये इसमें फिर से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसमें और इसमें, फिर दोनों सीरीज में आ गया तो 2/3R प्लस R करोगे तो यू विल गेट कितना? 3 और 2 5R/3 हो जाएगा। 5/3R ऐसे लिख लो, 5/3R। तो इन दोनों का सीरीज अब 5/3R हो गया। किसका किसका भैया? यहां से लेकर के इसका सीरीज आपके पास 5/3R हो गया। अब 5/3R R के साथ पैरेलल में आ गया तो आपका टर्मिनल ये A था, ये तुम्हारे पास C था, तो RAC मैं निकालना चाहूंगा, RAC
तो मेरे पास कितना हो जाएगा R और ये पैरेलल में हो गया तो R इंटू 5/3R डिवाइडेड बाई R प्लस 5/3R। ओके, तो यहां से मैं सॉल्व करूं तो 3 3 कट जाएगा, तो मेरे पास R भी कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, तो दिस इज 5R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 और 3 8R divided by 3. So this 3 and 3 will be the cancel. R and R also cancel. So you will get your answer 5/8R. तो RC आपके पास आ गया 5/8R। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैंने दो एग्जांपल लिया, इन विद द हेल्प ऑफ दिस टू एग्जांपल आप किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहां पे बोले वहां का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो चीजों को सीरीज पैरेलल सबसे आसान होता है यार, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो सीरीज एंड पैरेलल जो सर्किट है वो सबसे आसान होता है। व्हेन द सर्किट को आप सिंप्लीफाई कर लेते हो उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर? तो चलो अभी आप लोग बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो अभी, और मैं बहुत से क्वेश्चंस लूंगा। अभी जस्ट मैं आप लोग को एक टेक्निक बता रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल कैसे अप्लाई किया जाता है, कहां पे अप्लाई होता है, वो सब के बारे में बातें कर रहा हूं। ठीक आ रहा है बात समझ में? लेट अस कंसीडर कि आपको इस तरीके से सर्किट दे दिया जाए, ऐसे एक और सर्किट दे दिया जाए। चलो ये एक और सर्किट मैंने दे दिया, यहां से मैं कनेक्ट कर दिया ये, और यहां से कनेक्ट कर दिया मैं ये। ठीक है, यहां से कनेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये ओवरलैपिंग है, तो ये आपका ओवरलैपिंग है यहां से ऐसे करके। चलो क्लियर? और मैंने बोल दिया कि भैया यहां का रेजिस्टेंस ले लो, एक यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लो, यहां पे भी आप एक रेजिस्टेंस ले लो, यहां पे भी आप एक रेजिस्टेंस ले लो, ये यहां भी आप एक रेजिस्टेंस ले लो। एक्चुअली क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है ना, अभी टाइप नहीं करा पाया मैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस क्या है वर्कबुक से अदर मैं फ्रेम कर रहा हूँ ना एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस को। अभी ये वर्कबुक में तो क्वेश्चंस है ही, उसको तो सॉल्व करेंगे ही हम लोग, वो तो टाइप्ड है, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। ठीक है, ये R हो गया, R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, और ये भी R हो गया। सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू R हमने ले लिया। अब किसी दो टर्मिनल के क्रॉस मानो निकालना है तुमको रेजिस्टेंस। सपोज मैं बोल दिया कि ये तुम्हारा टर्मिनल A है और मैं बोल दिया कि ये तुम्हारा टर्मिनल B है, और कैलकुलेट, ये क्वेश्चन बन गया। देखो कैलकुलेट, अपने को क्वेश्चन नहीं करना है यार, अपने को अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो इसलिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो सारा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। करेक्ट? ठीक है, सो ये मेरे पास हो गया कैलकुलेट RAB। फर्स्ट यहां पे देखो RAB आपको कैलकुलेट करना है। ये अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या समझ में आ रहा है? RAB को आप देख रहे हो, A और B टर्मिनल को तो समझ में आ रहा है कि कोई सीरीज में है कोई पैरेलल में है। हाँ मुझे तो समझ में आ रहा है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज, और इन दो टर्मिनल के क्रॉस आपको निकालना है। तो देखो इसको और सिंपल, मैं एकदम सिंपल कैसे कर सकता हूं। देखो ये A है ना, तो इफ इट इज A, तो क्या ये भी तो टर्मिनल A होगा मेरा, ये भी तो नोड A होगा? हाँ होगा सर। क्यों? क्योंकि यहां और यहां के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और यहां पे रेजिस्टेंस लगा देता हूं, नहीं तो ये A है तो ये B कैसे होगा बोल दोगे, यहां पे भी रेजिस्टेंस लगेगा। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, आया बात समझ में? यहां पे भी आपके पास रेजिस्टेंस है ये, और यहां पे भी रेजिस्टेंस है आपके पास, इसकी भी वैल्यू R है। अब ठीक है, अब ठीक है, नहीं तो A और B तो शॉर्ट हो गया था सर बोल दोगे आप। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अभी रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो फिर नहीं होगा। चलो अभी यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे लगा के मैं खेल सकता हूँ, अभी 10-15 मिनट बात कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है उतना समझते हो आप लोग। चलो ये मेरे पास A है, ये भी A है, ये B है, तो इसको भी मैं क्या कंसीडर करता हूँ? B कंसीडर करता हूँ। ठीक है, छेड़खानी करो क्वेश्चंस में, तभी आपको समझ में आएगा, तभी कॉन्सेप्ट को सीखोगे बेटा। एक क्वेश्चन दिया हूं उसको बना दिए, 10 एम्पियर आ गए, ये नहीं होता। अरे खुद छेड़ो ना क्वेश्चन को आप, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो क्या होगा। 10 क्वेश्चन लेने की नीड नहीं है ना, इसी में सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पर। चलो तो जस्ट मेरे पास ये A है, ये A है, ये B है, ये B है। अब बताओ इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट को आपने यूज किया, इफ इट इज A तो ये भी A, ये B तो ये भी B। अब आपके पास टोटल कितने नोड है? ये नोड है क्या? नहीं, ओवरलैपिंग है, दिस इज नॉट नोड। यदि ये जुड़ा रहता, ओवरलैपिंग नहीं रहता, तो यू आर कंसीडरिंग द नोड, बट इट इज नॉट अ नोड, इट इज ओवरलैपिंग। ओके, सो ओनली इन दिस सर्किट देयर आर ओनली 2 नोड, दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज B। तो A और B बस लेना है यार, ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारे पास B हो गया, तो दिस इज योर A और ये B। तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। चलो
तो ट्राई करो ए और बी के बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच में आर और आर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो आर और आर 2R होता है, तो मैं लिख देता हूं जस्ट यहां पे 2R, ये मेरा हो गया 2R। ठीक, पहला वाला काम हो गया। ए और बी के बीच में फिर से आर और आर कनेक्टेड है, तो आर और आर कितना होता है सीरीज में 2R, तो यहां भी मैं 2R ले लेता हूं। ठीक, तो ये मेरे पास 2R हो गया। ठीक, अब ए और बी के बीच में फिर आर और आर कनेक्टेड है, तो दिस इज आर, फिर से आपका 2R हो गया, ये आपके पास 2R हो गया, तो ये भी आपका 2R हो गया। और कोई कनेक्टेड है? हाँ, ए और बी के बीच में फिर से आर और आर कनेक्टेड है, तो आर प्लस आर 2R, फिर से 2R कनेक्ट कर दो ए और बी के बीच में, तो यहां से एक और रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट हो जाएगा 2R। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ब्रांच है सब पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ओके, ए और बी के अक्रॉस सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो ये मेरे पास ए हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, बी हो गया। तो बताओ भाई, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, 4 बार 2R ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब शॉर्टकट मैं क्या कर सकता हूं, 2R को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है ना, और कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 से मैंने उस 2R को डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2, और ये 4 जो है 2 से कट गया, तो यू विल गेट योर आंसर R/2। R/2 इज द राइट आंसर, R/2 इज द राइट आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अरे भाई व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है, आप ध्यान से देखो इसको। ठीक, चलो क्लियर, इसका भी आंसर आपको मिल गया, इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया। चलो निकल गया आंसर। हाँ, R/2 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन जैसे मैं फ्रेम करूं यहां पे, लेट अस कंसीडर यार, एक और क्वेश्चन चलो लेता हूं मैं, ये एक क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन लेता हूं। चलो यहां पे एक सेंटर ले लेता हूं मैं, ये ओके, यहां से इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का आपको आंसर निकालना है। ओके, इन दोनों टर्मिनल के बीच का आपको आंसर निकालना है। लेट अस कंसीडर कि मैं यहां पे ले लेता हूं कुछ इस तरीके का, ये नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ओके, और इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, ज्वाइन कर देता हूं ये, और बोलता हूं कि यहां का रेजिस्टेंस मेरा एक दे दिया, यहां का रेजिस्टेंस दे दिया, यहां का रेजिस्टेंस दे दिया, ऐसा। पहले इसको तो कॉपी करो, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो भी बताना है आपको, तो यहां पे कॉपी कर लो इसको एक बार। चलो ये यहां पे रहो जी आप। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में आपका रेजिस्टेंस ले लिया जाए। लेट अस, ये मेरा R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक, ये हो गया। अब मैं बोलता हूं कि ये जो टर्मिनल है, लेट से टर्मिनल नंबर A, और इसको टर्मिनल नंबर B मानते हैं, तो ये A है, तो ये भी इक्विपोटेंशियल के अकॉर्डिंग A ही होगा, और ये B है, तो इस टर्मिनल और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, तो इफ इट इज B, तो ये भी आपका क्या होगा, B होगा, और ये भी B है, और इस नोड और इस नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी B होगा, और ये B है, तो इस नोड और इस नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी B होगा, इस नोड और इस नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी B होगा। ठीक, सब तरफ से सेटिस्फाइड। अब ये देखिए, ये आपके पास कितना है R, ये भी R, ये भी R, इसका मतलब मेरे पास कितना नोड है टोटल, 2 ही नोड तो है, एक A है एक B है, तो 2 नोड लीजिए। चलिए, एक नोड आपके पास A है, एक नोड आपके पास B है, तो ये तुम्हारा A मेंशन कर दो, ये तुम्हारे पास B मेंशन कर दो, और A और B के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है देखिए, तो A और B के बीच में ये R कनेक्टेड है, तो A और B के बीच में ये R कनेक्टेड है, तो ये आपने ले लिया R। ठीक, A और B के बीच में एक और R कनेक्टेड है, तो ये तुमने ले लिया R, ये तुमने ले लिया R। A और B के बीच में एक और R कनेक्टेड है, तो ये तुमने ले लिया R। ये और कोई कनेक्टेड है नहीं, बस 3 ही रेजिस्टेंस है, तो बस कनेक्ट कर दिए। अब निकाल लो यार A और B टर्मिनल के क्रॉस ऑफ रेजिस्टेंस को, तो तीनों किसमें है, पैरेलल में है, तो यू विल गेट योर आंसर R। ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R डिवाइडेड बाई 3 रेजिस्टेंस है, तो 3, तो R/3 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, R/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो
तो ये भी क्लियर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, लेट अस इसी क्वेश्चंस में अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये मेरा आर हो गया, ठीक है जी, ये भी मेरा आर हो गया, ये भी मेरे पास आर हो गया, और मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है जो कि मेरे पास कितना है, जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे भी आपका आर ले लेता हूँ। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, और ये मैं मान लेता हूँ टर्मिनल ए, और इसको मैं मान लेता हूँ टर्मिनल बी। चलो बताओ, ठीक है, ये अब इसका वैल्यू आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ, यदि ये मेरे पास ए है, ये तो ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। अब ये बी है तो यहाँ का मेरा बी हो गया, ठीक, यहाँ का बी हो गया, ये बी है तो ये बी हो गया। अब ये बी 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 बी, ये भी बी होगा तुम्हारा, ये भी बी होगा तुम्हारा, और ये भी बी होगा तुम्हारा, ठीक। तो बी और बी के बीच में ये तो शॉर्ट हो गया, फिर सर वो तो शॉर्ट हो गया, उसका क्या मतलब है, यदि ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। तो बी और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो कनेक्टेड है, लेकिन ये शॉर्टेड है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि दो ऐसा है, उसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस टर्मिनल को आपने बी बोला है, और ये भी बाय डिफॉल्ट बी हो गया, और यहां से ऐसे करके एक वायर कनेक्टेड, इसका मतलब वो तो शॉर्ट हो गया ना, आर का वैल्यू आपका 0 हो गया। तो ये कंडीशन को आपको जानना था वहां पे, ठीक, वो जानना था। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बन जाता, ये सॉलिड वायर से शॉर्टेड हो रहा है, सॉलिड वायर से शॉर्ट है। इसका मतलब अब ए और बी दो ही नोड है, तो ये तुम्हारे पास ए हो गया, ये तुम्हारे पास बी हो गया, तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। अब लगा लो ए और बी के बीच में आर है, आर है, आर है, 3 बार आर फिर से कनेक्टेड है, सेम क्वेश्चन बन गया। ये आपको कंफ्यूजन हो सकता था, यहां पे नहीं बताता इसको, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो आर ए बी तुम्हारे पास कितना आ गया, आर ए बी अभी भी तुम्हारे पास r/3 राइट आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में बात, अब आया बात समझ में, इतना क्लियर हुआ। चलो, तो ये आर का कोई मतलब नहीं था, क्यों भाई, क्योंकि ये बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो बी और बी के बीच का रेजिस्टेंस तो 0 होगा, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, 0 लिया, शॉर्ट हो गया वो एक सॉलिड वायर से। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सभी को, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही तो समझना है सब चीज, ठीक है, इसी सारे पॉइंट्स को तो समझना है, कॉपी। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो इसी में। अब लेट अस यहाँ पे आपने एक आर लिया है, इसको हटा दो भाई, ये रेजिस्टेंस को अब हटा दो, चलो ये रेजिस्टेंस को अब हटा दो, इस रेजिस्टेंस को अब हटाइए, इस वाले वैल्यू को हटाइए, ये। अब मैं बोल देता कि चलो यहाँ भी तुम एक रेजिस्टेंस ले लो, आप यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ले लो, एंड दिस इज योर आर रेजिस्टेंस, ये आर हो गया, ये तुम्हारे पास आर हो गया। अब ए और बी टर्मिनल के क्रॉस तुम निकालो। अब मैं बोलूंगा, देखना ध्यान से देखना, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ए टर्मिनल है, और ये मेरे पास क्या है, बी टर्मिनल, तो दिस इज बी टर्मिनल, ओके, दिस इज बी टर्मिनल। तो क्या अब ये आपका बी होगा, बी होगा क्या, अब ये आपका बी होगा, नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस आ गया, तो ये बी कैसे होगा, ये बी नहीं होगा, ये बी नहीं होगा, तो ये क्या होगा आपका, मान लो इसको सी बोलो, ये सी है, तो क्या ये सी हो सकता है, हाँ ये सी हो जाएगा, ठीक, ये आपका बी है और ये टर्मिनल आपका सी माना, तो ये सी है तो ये भी सी होगा, और ये सी है तो ये भी सी होगा। आ रहा है बात समझ में, ये भी आपके पास सी होगा, तो ये भी आपका सी हो गया, समझ में आया। तो अब आपके पास कितने टर्मिनल मिल गया, ए, ये हो गया बी, सी, 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 तो 3 टर्मिनल मिल गया, 3 नोड आपको मिल गया, तो 3 नोड ले लो, किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ पे आप सी ले लो, सो दिस विल बी ए, यहाँ पे आप ले लो बी, और ये आपका सी हो गया। अब ए बी सी के क्रॉस देखिए कौन कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये रेजिस्टेंस मेरा कहाँ पे कनेक्टेड है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में एक मेरा आर आ गया, ये ठीक। इस रेजिस्टेंस को देखो, ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए एंड सी के बिटवीन में मेरे पास कितना आ गया, आर आ गया, तो दिस इज आर। ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में मेरे पास आर कनेक्टेड है, तो ये मेरे पास हो गया आर, ए और सी के बीच में आर।
ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, आर। तो ये मेरे पास ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विच इज इक्वल टू आर। और बी और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो बी और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज माई आर। अब आपको कौन से टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, निकाल लो। ए बी बोला है तो ए बी निकाल लो, ए सी बोलता है तो ए सी निकाल लेंगे। इट डिपेंड्स कि बोला किसके किसके क्रॉस है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा r/3, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास r/2। ठीक, अब आर ए बी निकालोगे तो दिस एंड दिस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो यहां से आर ए बी आपको निकालना है, तो r/3 प्लस का r/2 कर दो यार, है ना। तो आराम से 2r 3r 5r बाई आपके पास 6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5/6r। तो ये इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है, आप लोगों को फर्दर सॉल्व करते रहना है। इक्विपोटेंशियल इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, और बहुत से क्वेश्चंस है मेरे पास, तो मैं वो क्वेश्चंस को यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, मैं नोट डाउन कर देता हूँ, सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, तो ये जो भी आपका क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, चलो मैं इसका क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ, होमवर्क का 1, इसको आप सभी लोग सॉल्व करना बेटा, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही लोग सॉल्व करोगे अब, ठीक। चलो, बहुत से प्रैक्टिस करा दिया, अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस आर हो गया, ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस आर हो गया, और ये आपके पास एक और रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो जहां पे मैं बोला हूं वहीं पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जहां पे नहीं बनाया वहां पे नहीं। तो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस, सबका वैल्यू आर ले लो, आर 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 आर, ये भी आर हो गया। और मैं टर्मिनल डिफाइन कर रहा हूं, ये मेरे पास हो गया टर्मिनल नंबर ए, ये हो गया मेरा टर्मिनल नंबर बी। तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर ए बी, ये आप फाइंड करना। आंसर आपका यहाँ पे r/2 आया है, ये आप वेरीफाई भी कर लेना, क्योंकि इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो ना, तो वेरीफाई कर लेना। ये लाइव क्लास रहता तो कल बताता, आंसर नहीं बताता, मैं पूछता कल आप लोगों से, लेकिन इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो आंसर आप लोग को वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ साइड में आंसर दे दिया हूँ, r/a/b r/2 आएगा, आप लोग चेक करना, नहीं आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, तो आएगा, आप लोग खुद चेक करना बेटा बना के। चलो, ये क्वेश्चन आप लोग एक बनाना, आप लोग एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप होमवर्क का 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लेट अस कंसीडर, आपको इस तरीके का क्वेश्चन पता है, ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन पता है, ये ओके। अब इसमें ना ये 3 रेजिस्टेंस लगा देता हूं मैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। चलो, बहुत बोल रहे थे सीरीज पैरेलल वाला ना, अब कहाँ से बोलोगे यार, रिकॉर्डेड देख रहे हो। तो ये आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस कराओ सर, प्रैक्टिस कराओ। तो ये मैं करा दिया, लाइव में बोलते हैं बहुत बच्चे। चलो, यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, और यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया 1 ओम का रेजिस्टेंस, है ना, ये ठीक। तो आप ही लोग से बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली फील नहीं होना चाहिए ना कि रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपको मजा आना चाहिए, है ना, एनर्जी लेवल आपका हाई बना रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा मजा आना चाहिए कि हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। वैसे इसमें आपको एकदम मजा आएगा पढ़ोगे तो, ठीक है, क्योंकि कंटेंट की ही बात की गई है इसमें, तो आपको तो बहुत खतरनाक मजा आने वाला है। ये आपका 4 ओम हो गया, ये आपके पास 1 ओम हो गया, ठीक। ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आप रेजिस्टेंस को निकालना। सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, योर आंसर विल बी r/a/b इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा 1/2 ओम। तो एक बार इसको सॉल्व करना और आंसर को वेरीफाई आप लोग खुद करना, है ना, आंसर को आप लोग वेरीफाई खुद करना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ। ये मेरे पास हो गया एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में लेट अस, ये नोड ले लिया मैं, यहाँ से एक आर लगा दिया, यहाँ से मैं एक आर लगा दिया, ठीक है, यहाँ से मैं एक आर लगा दिया, ओके, यहाँ से मैं एक आर लगा दिया, ये इस तरीके का, ठीक। दिस इज योर टर्मिनल नंबर ए, ये आपका टर्मिनल ए हो गया, ये तुम्हारा टर्मिनल बी हो गया, ठीक। ये सब का वैल्यू, इसका वैल्यू 2r लिख देता हूं मैं, इसका वैल्यू 2r लिख देता हूं, इसका वैल्यू r लिख देता हूं। इसका आंसर क्या होगा, r/a/b, आप लोग खुद निकालना, ठीक है, आप लोग खुद निकालना, और क्वेश्चन आंसर के साथ मुझे आप लोग भेज सकते हो, ठीक। तो ये बहुत से क्वेश्चंस मैंने ले लिया, मोर देन सफिशिएंट है इतना क्वेश्चन।
अब आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड के बारे में बातें करेंगे। आप लोग इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और बहुत से क्वेश्चंस लूंगा अभी वर्कबुक का भी क्वेश्चंस लूंगा मैं, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। और आप लोग को बहुत एक एक चीज समझ में आने वाला है। तो अभी मैं इक्विपोटेंशियल मेथड में इतना ही बातें करूंगा, फिर मैं एक और वीडियो अभी आपका रहेगा, उसमें आने वाला है, उसमें मतलब जस्ट आप लोग को पता चलेगा आने वाले अपकमिंग वीडियो में कि वहां पे फिर दूसरा मेथड को लेकर के फिर पीएचडी कराएंगे, फिर अच्छे आप लोग को सिखाया जाएगा, ठीक है। तो और मजा आएगा आप लोगों को जब हर एक मेथड को सेपरेटली पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही बातें करता हूं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।